गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप अच्छे से घर पे सुरक्षित होकर एंजॉय कर रहे हो स्टडीज को। तो आज बेटा हम अपनी जो क्लास लेके आए हैं वो 12th क्लास जो हमारा चैप्टर चला हुआ कैपेसिटेंस उसका आगे डिस्कशन करेंगे। और आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला, तो बड़े अच्छे से और एनर्जी के साथ आप लोग इसे समझें। और उम्मीद करता हूँ जो क्लासेज आप लोगों के लिए चल रही है ये आप लोगों को बेनिफिशियल बेनिफिट पहुंचा रही होंगी। ठीक है बेटा, अब इसके साथ ही जैसे एक पॉइंट मैसेज और आप लोगों के लिए कि हम लोगों ने जो आपको पता है कि लास्ट प्रीवियस अप्रोक्स 15 इयर्स का जो सेशन चला रखा है बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस का, उसका सेकंड असाइनमेंट भी बनकर रेडी हो जाएगा अभी जल्दी ही। तो साथ साथ इस चैप्टर का असाइनमेंट भी आपको करने को मिलेगा, फिर उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो अब की बार 95 पार्ट, यानी बोर्ड में आपको 95 प्लस का टारगेट होना चाहिए। अगर 100 का सभी बच्चे तो 100 नहीं ले सकते, पर कोई बच्चा डेडिकेटेड है तो मैं उसकी हर तरीके से सपोर्ट करूंगा। ऑलवेज वेलकम। तो आप मेहनत करें बेटा, हम भी इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो थैंक यू। आप इस टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब हमने पिछली क्लास में 2 टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देखे थे। एक तो हमारे पास था नॉन पोलर और एक था पोलर। नॉन पोलर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे होता है, सेंटर ऑफ मास, और नॉन पोलर में वो अलग अलग होता है। तो एक मैं नॉर्मल स्टेट में बात करूं तो आप लोगों को ये चीज होनी चाहिए कि नॉन पोलर में एक जगह है, तो नॉन पोलर के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट 0, बट पोलर के अंदर चार्ज अलग अलग जगह पहले से ही सेपरेटेड है, तो उसकी इनिशियल या इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होती। उन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होती है। मैं हर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, क्लियर है। अब मैं डिस्कशन करूंगा उसका। फर्स्ट डिस्कशन करेंगे नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, तो ये क्या कहना चाह रहा है बताओ, देखते हैं। When दोनों सिचुएशन डिस्कस करेंगे। नॉर्मली molecules of a non-polar dielectric do not have any dipole moment, because their center of mass of positive and negative charges lies at same point। क्लियर है बेटा? यस सर, आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल क्लियर है। एक एनर्जी के साथ पढ़े बेटा, बिल्कुल एक एनर्जी के साथ। आप जब तक नहीं पढ़ोगे तो चीजें कम समझ में आएंगी। तो ये हमने नॉन पोलर का एक मॉलिक्यूल बना लिया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक लोकेशन पे ही है। क्लियर है? अब बात करूंगा मैं जब इस डाइपोल को when this dielectric, this कौन सा? नॉन पोलर वाला। when non-polar dielectric is placed in, किसमें रखा जाता है बेटा? when non-polar dielectric is placed in external electric field, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो,
मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ई नोट मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दिया ई नोट से, ई से भी दिखा सकता था पर आगे पता चल जाएगा ई नोट लेने का मकसद क्या हमारा। तो आपको एक चीज और ध्यान होनी चाहिए, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो बेसिकली इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात करते हैं हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को इसके अंदर रख दिया, तो इसमें इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज था। अब ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, जो नेगेटिव चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है उसको इस तरफ खींच लेगी और पॉजिटिव वाला चार्ज उस साइड खींचेगा और इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ये स्फेरिकल से ओवल शेप में आ जाएगी। इधर कैसी पोलैरिटी, इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, तो ये उसकी डिस्टॉर्टेड शेप। क्लियर बेटा? तो नेगेटिव का सेंटर थोड़ा सा कहां पे आ गया, तो आपको इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सभी के सेंटर ऑफ मास की बात करूं, सेंटर ऑफ चार्ज, तो नेगेटिव का सेंटर ये होगा और पॉजिटिव का ये होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से सेपरेशन होगी। यस और नो? बिल्कुल आंसर होना चाहिए यस सर। तो when a non-polar dielectric is placed in external electric field, तो क्या होगा, then its molecule becomes distorted. In shape. क्यों होगा? Because positive its negative charge becomes collected near, नेगेटिव किसकी तरफ है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोल सकते हो फील्ड की डायरेक्शन क्या उस तरफ, तो ये नेगेटिव इसके अपोजिट है और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, या पहले ये करते हैं, पहले पॉजिटिव देखो उस साइड कौन सा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज बिकम कलेक्टेड नियर नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा? एंड तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से क्या निकल के आ रहा है, एंड इट्स नेगेटिव चार्ज becomes collected near, कहां पे हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट। ये किसकी तरफ हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या बोल सकते हो, इकट्ठा ही लिख सकते हो अलोंग द डायरेक्शन। यहां पे क्या आ जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल यस सर। तो हेंस जब इसका एक मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया बेटा, तो क्या मैं इसका चार्ज माइनस क्यों मान लूं और इस पे प्लस क्यों चार्ज मान लूं, और उनके बीच में सेपरेशन कितनी डेवलप होगी, x। यस और नो? आपको हो गई यस सर। हेंस it acquire some dipole moment, it acquires some dipole moment। क्लियर है?
और उसकी वैल्यू कितनी होगी, चार्ज मल्टीप्लाई सेपरेशन। हेंस मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अगर ज्यादा मॉलिक्यूल है तो आपके उस सैंपल के अंदर या उस डाइलेक्ट्रिक में मान लिया 10,000 मॉलिक्यूल है, तो एक की धनी है तो 10,000 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। तो आप लोगों ने देखा बेटा कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर किस तरीके से पोलराइजेशन किया जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट, acquire some dielectric moment and hence its molecule becomes polarized। ये लिखो यहाँ पे becomes polarized। पोलराइज का बेसिक मीनिंग ही यही होता है कि जो चार्ज है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव उसका सेपरेट हो जाना, ठीक है। becomes polarized and acquire some dipole moment P is equal to Q। तो ये चीज आपको पढ़नी थी। तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने उसको क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर दिया। अब मैं अगली बात पे चलता हूं। अब हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो है पोलर डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्या है हमारा डिस्कशन का टॉपिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। उसमें चीज देखनी है बेटा, पोलर डाइलेक्ट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्मली उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स के पास पहले से ही डाइलेक्ट्रिक मोमेंट प्रेजेंट होती है, सॉरी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होती है। पर फिर भी अगर नॉर्मल स्टेट में बात करें तो उसका जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, क्या बोला, उसकी टोटल डाइपोल मोमेंट 0 होती है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको पर अब अगली बात, पोलर और नॉन पोलर में अब क्या करेंगे, भाई पोलर का डिस्कशन कर रहे थे, हमने बताया कि हर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट तो होती है और उसका जो टोटल होता है वो 0 होता है। और जब उस डाइपोल को, पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाती है। क्लियर है। इसमें भी देखा नॉन पोलर में कि स्टार्टिंग में 0 थी, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे तो आएगा डू नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट, और इसमें बट दोनों के रीजन में डिफरेंस है। उस रीजन को आपको ध्यान से समझना। कोई गलती से एक ही रीजन एग्जाम में पूछ लेता है कि रीजन बताओ कि क्या पोलर में और नॉन पोलर में सेम रीजन की वजह से होती है या डिफरेंट रीजन की वजह से, तो वो हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट होगी तो कितनी होगी। तो पहली बात आप नोट में लिखें, पोलर मॉलिक्यूल या पोलर डाइलेक्ट्रिक लिखे, एक्वायर नेट डाइपोल मोमेंट, बट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर ए डिफरेंट रीजन। उसका जो रीजन है वो डिफरेंट होने वाला है। कैसा होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। क्लियर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ ए नॉन पोलर की बजाय पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, मॉलिक्यूल ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक have intrinsic मतलब उनकी खुद की intrinsic dipole moment बट जो नेट आएगी ना बेटा पूरी डाइलेक्ट्रिक की, एक मॉलिक्यूल्स के पास तो है बट नेट डाइपोल मोमेंट तो पोलर डाइलेक्ट्रिक
ये तो एक मॉलिक्यूल की है, ठीक है। तो एक के पास तो है is 0 because because their molecules are oriented या aligned or arranged randomly in all directions randomly both है ड्यू टू किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से। आप लोगों ने पढ़ रखा थर्मल एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके पास हर बॉडी की अपनी थर्मल एनर्जी होती है, अपना एक टेम्परेचर होता है। तो रेंडमली अलाइन होते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। क्लियर? सॉरी तो वो रेंडमली अरेंज्ड है। शो दैट algebraic sum या so that sum of dipole moment of all molecules becomes 0। यानी वो इस तरीके से अलाइन है कि जब उनका टोटल डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, हम सभी का टोटल सम निकालते हैं तो 0 निकल के आता है। एक बार देख लेते हैं कैसी पिक्चर बनेगी। ये हमने डाइलेक्ट्रिक सैंपल ले लिया, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग में अलाइनमेंट होती है वो इरेगुलर होती है, कोई फिक्स शेप नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से रैंडम अरेंजमेंट है। इस रैंडम अरेंजमेंट की वजह से इसका जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो कितना आएगा, जी। तो इस केस में भी 0 होता है, पर रीजन आपको पता होगा कि हर एक की 0 नहीं है। ये आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा था ना कि कुछ वेक्टर एक की वैल्यू p1 है, दूसरे की p2, तो तीसरे की p3। इस तरीके से वेक्टर तो डेवलप हो रहे हैं p1 p2, पर इन सभी वेक्टर्स का जो टोटल हम निकाल पाएंगे थर्मल एनर्जी की वजह से टोटल सम 0 आता है, ठीक है। तो उस डाइपोल का जो सैंपल लिया उसके पास डाइलेक्ट्रिक का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। अब जब पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनो। अब हमने नीचे का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। देन इट्स मॉलिक्यूल, तो क्या होता है वो चीज देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा समझने वाला कंसेप्ट आप लोगों के सामने आने वाला है। अब हमने लिया कि ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक सैंपल ले लिया, और मैं इसमें मॉलिक्यूल्स दिखा देता हूं। तो क्या होगा, तो
क्या होगा? दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो क्या होना चाहिए कि सर सिंपल सी बात है कि इधर पॉजिटिव प्लेट है तो इन सभी डाइपोल्स के नेगेटिव जो एंड है वो इस साइड आ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और बड़ा जाएगा सर ये। पूरा डिटेल्ड वर्जन देखेंगे हम, बिल्कुल फुल खोल के, एक एक पुर्जे को खोल देंगे। चिंता ना करें, चिंता ना करो, चिंता चिता के समान होती है। और घर से बाहर बिना निकले, बी सेफ, बी एक्टिव, बी हैप्पी, बी एंजॉयड। काहे बक रहे हो सर जी, क्या क्या प्रवचन सुना रहे हैं? तो हम क्या देखेंगे भैया कि इधर पॉजिटिव चार्ज हुआ था तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ इधर इकट्ठा हो गया इसकी तरफ अट्रैक्ट, और इधर नेगेटिव चार्ज हुआ होने की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज हुआ उस तरफ चला गया। तो चला गया हमारा पॉजिटिव चार्ज हुआ, यस और नो? तो अब देखो बड़ा अच्छा नजारा आपको मिल रहा है कि सर इसकी डाइपोल मोमेंट P1, इसकी P2, इसकी P3, और इन सभी की जुड़ती जा रही है। मजा आ गया ये तो, है कि नहीं? ठीक, बिल्कुल सही आंसर। ठीक, अब हमारे पास सभी की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, हर एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, कितनी होगी देख लेते हैं सर जी। इसके पास -q, इसके पास +q, दोनों के बीच में दूरी थी x, तो डाइपोल मोमेंट तो उतनी ही आ गई। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो क्या निकल के आया? When polar dielectric is placed in an external electric field, then its molecule become no, यहाँ पे distorted नहीं होंगे, its molecule becomes arranged हो गए along the electric field। Arranged along the electric field। तो यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा है बेटा, नॉन पोलर में तो उसने अट्रैक्शन की थी, ठीक है, सेपरेट किया था चार्ज। यहाँ पे चार्ज पहले ही सेपरेट था, बस उसने क्या किया है? अरेंज किया। तो दिस इज द कीवर्ड जो आपको दोनों में डिफरेंस, जो मैंने बात की थी ना कि डिफरेंट रीजन है, तो यहाँ पे वो रीजन क्या हुआ? ओहो, रीजन वो वाला लिख दिया। भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आपको पता चल जाएगा कि गलती से मैं लिख दूं तो आप सीधा करेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो रीजन है वो अरेंजमेंट है, वो पीछे रीजन था वो सेपरेशन। क्लियर हो गया? यस सर। तो अलोंग द इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है बेटा? यस सर जी, बिल्कुल निकल के आ रहा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। Hence, its molecule, it will acquire a dipole moment, और मैं इसको स्मॉल p से लिख रहा हूँ बेटा। अब यहाँ पे आपके सामने चक्कर आएगा छोटा p बड़ा p, तो आपको ध्यान रखना है कि छोटा कौन सा था बड़ा कौन सा। तो यहाँ तक आप लोगों का कांसेप्ट क्लियर हो गया है? तो बेटा ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे इसका थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं कि जो हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक लिया है इसका नाम दे देता हूं मैं ABCD। A B C D।
ठीक है। अब मैं बात करूं, लेट n इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान दे इस वर्ड पे, ये सिंपली नंबर ऑफ एटम नहीं है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। अगर टोटल नंबर को मैं स्मॉल नंबर ऑफ एटम को स्मॉल n से दिखाऊं, वॉल्यूम को v से, तो यहाँ पे जो कैपिटल N है वो n/v होगा, या रफ में लिखे या फेयर में, पर मीनिंग आपके माइंड में प्रॉपर होना चाहिए। दिस इज n/v, नॉट सिंपली नंबर ऑफ एटम। तो इसका डायमेंशन भी कितना जाएगा, नंबर का तो कुछ नहीं होता, या यूनिट कितनी जाएगी, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो इस जो n की यूनिट है 1/मीटर³ होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं, नंबर ऑफ एटम में हमने काम कर लिया, नेक्स्ट पे देखते हैं क्या होगा। अगली बात हम ये लेके चलते हैं शो। अब बेटा टोटल डाइपोल मोमेंट, भाई हमें यही तो करना था कि डाइलेक्ट्रिक में कितने एटम प्रेजेंट है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट अब क्या है, आप यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम ले रहे हो, तो ये भी क्या आ जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आएगी वो भी क्या आएगी, पहले नंबर ऑफ एटम के निकाल ली, फिर पर यूनिट वॉल्यूम के निकाल, तो टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है। अब अगली बात आप लोगों ने पढ़ रखी है कि जब किसी चीज को डेंसिटी पढ़ी थी, मास बाय वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो डाइपोल मोमेंट को भी जब वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, डाइपोल मोमेंट को भी जब वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास एक पॉइंट निकल के आएगा, दैट इज डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। तो ये क्या निकल के आई, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। फॉर्मूला क्या है, इसको सिंपली P से दिखाते हैं, किससे दिखाएंगे, P से, और P किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल N इंटू स्मॉल p, एंड दैट इज इक्वल टू N इंटू Q इंटू x। तो यहाँ पे x आपको पता है, सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दोनों का सेंटर है उनके बीच का, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, क्लियर। अब एक अगली बात आप लोगों को बताता हूं, हमने टॉपिक लिया था डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तो इस P को ही एक नाम और दिया गया है, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो क्लियर हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब आपको डाइपोल मोमेंट डेंसिटी या डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। यस और नो, आंसर है यस। बी एनर्जेटिक बेटा, अगेन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, बी एनर्जेटिक, बी एक्टिव। नाउ आई एम रबिंग दिस and so let's continue to our next topic और further discussion। तो आगे स्टार्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमने गेन कर लिया, जो उसकी नॉलेज थी। अब अगला पॉइंट बनाएंगे, यूनिट ऑफ P। ये जो P निकल के आया है, तो यूनिट ऑफ N इंटू QX। अब N की यूनिट क्या है, बी केयरफुल, यूनिट ऑफ स्मॉल n बाई Q इंटू QX। तो मैं यही कह रहा था बेटा, n को किससे लिखते हैं, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो 1 आ गया वॉल्यूम की मीटर क्यूब,
चार्ज की कूलम और डिस्टेंस की मीटर, तो इससे ये कट के 2 पावर बच गए, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी चार्ज मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया। तो एक और अच्छी सी बात अब आपको लिखनी है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक तो आपको ये लर्न करना है, एंड दिस इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, कूलम किसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, और नीचे यूनिट ऑफ एरिया, और चार्ज पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होता है बेटा, यूनिट ऑफ सिग्मा। सिग्मा क्या होती है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेम यूनिट या डायमेंशन दोनों ही एक ही चीज को दिखाते हैं, शो डायमेंशनली। अभी आप कहोगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये बिल्कुल आप लोगों के काम की चीज है। डायमेंशनली P इज इक्वल टू सिग्मा होता है, यानी डाइपोल मोमेंट डेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, यस और नो, यानी कि डाइपोल मोमेंट डेंसिटी बेटा आप लोगों के लिए इतना अच्छे से कंसेप्ट परोस के दे रहा हूं कि आप लोग अब भी नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों से बुरा कुछ नहीं होने वाला, आपका कभी भला नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इन डिटेल इतनी चीजें अच्छे से कर देखो, तो बुक में रामायण सी बना के कहीं कहीं बीच में कचरा बना रखा, नहीं सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बार बार रामायण का कई बार गलत जगह, रामायण पर बड़ा अच्छा ग्रंथ है, बिल्कुल सोच समझ के हर बात अच्छे से लिखी गई है, वेरी सॉरी। तो मैं उसको कंपेयर नहीं करना चाहता, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, कचरा बना रखा है चीजों का, यहाँ पे कचरा बना दिया है बुक्स के अंदर, कई बार समझ में नहीं आएगा, मैं उसको एनालाइज करते हुए डिटेल में लिख रहा हूँ, डिटेल समझा रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे आउटपुट दें, तो आप इस क्लास पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगेन आई एम सेइंग पॉइंट, अगर इसको यूनिट वाइज पूछे तो आपको 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा यूज होगा, क्लियर, आगे चले, बिल्कुल सर। तो ये हमने पढ़ लिया बेटा, अब अगली बात हम लोग देखते हैं फर्दर। एक सेकंड रुकिए बेटा, पानी पी लो थोड़ा सा। अब आपको क्या करना है बेटा, कंसीडर ए वॉल्यूम एलिमेंट, आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, और डाइइलेक्ट्रिक अब हमने क्या किया है, छोटा ही साइड ले सकते हो, पर मैं पूरे का ये ले रहा हूं। तो ये जो मैंने कंसीडर किया है, ये मेरे पास क्या आया है, वॉल्यूम एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर देखो, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो अंदर नेट चार्ज कितना है, 0। बट अगर मैं इसके आउटर सरफेस की बात करूं, आउटर सरफेस पे इस साइड कैसी पोलैरिटी आ रही है, नेगेटिव
और इस साइड कैसी पोलैरिटी बच रही है, पॉजिटिव। आई एम रबिंग दिस। तो इस साइड कैसी पोलैरिटी बची बेटा, नेगेटिव, और इस साइड पॉजिटिव। क्या ये डेवलप नहीं हुई है? ये पोलैरिटी इस फील्ड लगाने की वजह से इंड्यूस हुई है। तो इस यानी ये जो चार्ज हैं, इधर नेगेटिव और इधर इस सरफेस पे पॉजिटिव, तो ये एक टाइप से इंड्यूस हुए हैं, तो इनको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज या पोलराइज्ड चार्ज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से हम देखेंगे कि एक और फील्ड सेटअप हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इंड्यूस हुआ। तो हमने देखा यस और नो, बिल्कुल कर देखा। तो कंसीडर ए वॉल्यूम एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक as shown here. We see in net positive charge will induce on side CD and in net negative charge on side AB. Due to this, an electric field will induce in the polar dielectric. और उसको किससे दिखा रहे हैं? E P से। P फॉर पोलराइजेशन। क्लियर है? एक मिनट बेटा, एक लाइन बीच में चार्जेस का डिस्कशन रह गया। These charges are called क्या बोल रहे हैं? इंड्यूस्ड चार्जेस या चार्जेस, सॉरी, पोलराइजेशन चार्जेस। ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो नाम है इसके, या तो इंड्यूस चार्ज या पोलराइजेशन चार्जेस। अब आप लिखेंगे ड्यू टू दीज चार्जेस induced charges and electric field will be induced in the dielectric, and it is called तो डायरेक्शन क्या है इसकी बेटा? डायरेक्शन देखोगे तो ये अपोजिट है, विल बी इंड्यूस्ड अपोजिट, यहां पे लिख लेंगे अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, एंड इट इज कॉल्ड, इसको बोलने के क्या नाम इसका दिया जाएगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक।
क्लियर है बेटा? तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार मैं फिल कर देता हूँ। तो ये हो गया बेटा सो नेट और इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट या इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको हम किससे दिखाएंगे? ई, ये नेट है बेटा, ये कौन सा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड। अब एक चीज बताओ, इस फील्ड की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ी है कम हुई है? आंसर होगा रिड्यूस हुई। मान लिया ये 10 यूनिट आपने अप्लाई किया और डेवलप हो गया 5, तो कितना बच गया? वैल्यू 5 बच गई, यानी रिड्यूस हुई है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसका दूसरा नाम है, ऑल्सो कॉल्ड। क्लियर बेटा? तो अभी तक हमने 3 इक्वेशन पढ़ी है। तो पी वाली इसको फर्स्ट बोल लेना, इसको सेकंड, इसको थर्ड। क्लियर? तो मैं इनको रब कर देता हूं। बस अभी हम फिनिशिंग की ओर हैं। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा? एंड ईपी इज इक्वल टू, जो ईपी की वैल्यू आई है। अब देखो ई हमने पढ़ा, किसी सरफेस पे सिग्मा डेंसिटी डेवलप होती है तो इतना होता है। तो यहाँ पे जो डेवलप हुई है इससे वो कितनी डेंसिटी हुई है? ओवरऑल सिग्मा इंड्यूस हुई है, तो मैंने सिग्मा हुई थी पर आई गॉट इंड्यूस, तो सिग्मा आई से उसको दिखा दिया। तो सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन। डाइलेक्ट्रिक की बात हो रही है, मीडियम है, एयर नहीं है, तो एयर के लिए ई नॉट लगाते। तो ये कंसेप्ट यूज किया हमने। अब सिग्मा क्या होता है? अगर इस प्लेट की सरफेस का एरिया ए मान लो लेंथ और सरफेस का डेंसिटी सिग्मा आई, तो ये बन जाएगा क्यू बाई ए और एप्सिलॉन। यस। और दूसरा एक और फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा आई हमने किसके इक्वल पढ़ा था बेटा? पी के इक्वल। पी क्या था? पोलराइजेशन हमने पढ़ा था ना, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू पी बाई। इक्वेशन नंबर आई थिंक ये 3 जा रही है, तो ये 4। आपको रिजल्ट याद रखने हैं। क्लियर है? अब अगले पॉइंट पे आ गए। अगली बात जो इसमें पढ़ेंगे, it was found that अब हमने दो चीज देखी, एक तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक एक्सटर्नल। तो क्या फाइंड आउट किया गया कि द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड and reduced electric field and reduced value of electric field for a dielectric is found constant। किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या मिला? कांस्टेंट मिला।
ठीक है। एंड दिस कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया बेटा, इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का नाम क्या रखा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आप कई बार ही नाम सुनते थे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका नाम किस वजह से आया, दैट इज कि E नॉट बाई E, ये एक्सटर्नल और ये रिड्यूस, ये एक कांस्टेंट के इक्वल होते हैं, जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये चीज है। तो रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड and reduced value of electric field for a dielectric is found constant, and this is called dielectric constant. क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन ये आती है। तो डाइइलेक्ट्रिक की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में डेफिनेशन पूछे तो आपको ये डेफिनेशन देना। क्लियर है? यस सर, क्लियर है बिल्कुल। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा, आपसे पूछ लेगा 1 या 2 मार्क्स में, डिफाइन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? ये है तो इसी पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ, पर आपको अगर डिस्कस करना हो तो डाइइलेक्ट्रिक का जस्ट डायग्राम बनाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, जो दस इधर मैंने डायग्राम बना। और एक चीज और देखो, मैंने फॉर्मूला चार्ट बना दिया है कि जिसमें हमने देखा कि हमने ये बातें पढ़ी। पहले डाइपोल मोमेंट डेंसिटी P = सिग्मा रिड्यूस्ड वैल्यू और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एक बार टॉपिक थोड़ा सा एक दो बार, इसको 2 बार पक्का पढ़ना, 1-2 बार में आपके माइंड में परमानेंट सेट होगा और आपको इसको स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बिठाना है। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली एक चीज फाइंड आउट की गई कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी या डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P is directly proportional किसके, टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड वैल्यू हमारी कौन सी थी, E थी। That is P is directly proportional to, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया गया तो नॉर्मली हमें कांस्टेंट मिलता है, पर यहाँ पे 2 कांस्टेंट मिले। इसको बोलते हैं चाई। क्या बोल देंगे, चाई, सिंबल की प्रोनाउंसिएशन। तो P psi एप्सिलॉन आपको पता ही, और E रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर जो ये psi है यही हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। यही हमारी किसको दिखाती है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। दूसरी इसका मतलब क्या है, इट गिव्स या डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करती है द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ ए डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइइलेक्ट्रिक किस तरीके से बिहेव करेगा, ये उसके बारे में बताती है। उसके बाद इट्स वैल्यू इज डिफरेंट
फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स के लिए इसकी वैल्यू भी क्या है, डिफरेंट है। एयर के लिए नॉर्मली 0। तो ये हमने इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ा। क्लियर बेटा? अब यहीं पे नहीं रुकता, रिलेशन आपसे पूछ लेगा बिटवीन चाई एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और चाई के रिलेशन बताओ। तो रिलेशन देख रहे हैं बेटा, रिलेशन वेरी सिंपल। आप स्टार्ट करो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP एंड EP आप लोगों को वो वाला यूज करना है P बाई, ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए आप लोगों को। तो कितना आ गया बेटा, E नॉट माइनस P एप्सिलॉन, बट P किसके इक्वल है, अब ये हमने देखा जाई एप्सिलॉन E, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E नॉट 1 माइनस जाई एप्सिलॉन E बाई एप्सिलॉन, इससे ये कट गया। तो बचा E नॉट माइनस साई। अब अगली बात का आप ध्यान रखें बेटा, जब भी कभी रिलेशन निकालनी हो तो हमें वो चीज देखो कि इस k की जो रिलेशन की आप बात कर रहे हो, k किसके इक्वल होता है, E नॉट बाई E। तो मुझे इस रिजल्ट को कहीं ना कहीं E नॉट बाई E में बदलना है। क्या करना है, E नॉट बाई E में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तो अब फटाफट इसका फिनिशिंग कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, E वाले को इकट्ठा कर लो, E प्लस साइन E इज इक्वल टू E नॉट। नेक्स्ट स्टेप में E को 1 प्लस साइन, इसको उस तरफ लेके जाओ, क्या आया 1 प्लस साइन इज इक्वल टू E नॉट बाई E दैट इज इक्वल टू K। तो रिलेशन आ गई। तो सिंपल है K इज इक्वल टू 1 प्लस साइन। कोई भी बच्चा गलती से छोड़े ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपकी मार्किंग पे इफेक्ट डालते हैं। 70-80% तक तो हर बच्चा नॉर्मली मेहनत करके चला जाता है, पर 95 प्लस जाना है तो हर बात, हर फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। और इसी कंसेप्ट के साथ आप 95 प्लस 2 99.999 यानी 100 होने चला, तब आप इस कंसेप्ट पे काम कर पाओगे। अदरवाइज तो 70-80 के साथ अगर आप सेटिस्फाई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साल का भी तो स्टार्टिंग है, डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। कि आप एक तो अपने एरिया में, अपने स्कूल में आपका नाम हो कि हाँ इस बच्चे ने टॉप किया है, दैट इज द टॉपर। तो टॉपर होना एक अपने आप में स्पेशल फीलिंग होती है। हालांकि आपके टीचर कभी टॉपर नहीं रहे, पर टॉपर किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी होती है, उस चीज को मैं पिछले टाइम से एनालाइज कर रहा हूं और आप लोगों को उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूं। एक टीचर हमेशा और किसी भी फील्ड में लोग जलते हैं कि उससे ऊपर ना हो, पर एक टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट उससे भी टॉप करे, ऊपर जाए। तो इसी उम्मीद के साथ लगा हूं, एट द लास्ट आप इसे पढ़ें एंड बी सेफ, बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।